इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सब थ्योरी ऑफ सप्लाई पूर्ति का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पूर्ति क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जिसे एक फर्म या विक्रेता कीमत के विभिन्न स्तरों पर बेचने के लिए तैयार होता है। याद कीजिए, हमने थ्योरी ऑफ डिमांड मांग के सिद्धांत के अंतर्गत जो वीडियो यूट्यूब पर बना के डाला है उसमें हमने मांग के बारे में बताया था। और मांग के बारे में बताया ये है कि मांग का मतलब किसी दिए गए मूल्य पर वस्तुओं या सेवाओं को खरीद लेने से है। ठीक उसी प्रकार से जब हम पूर्ति की बात करते हैं, सप्लाई की बात करते हैं, तो इसका सीधा मतलब लगाया जाता है कि जब कोई फर्म या जब कोई विक्रेता किसी दिए गए कीमत पर जब वस्तुओं या सेवाओं को बेचने के लिए तैयार होते हैं, अर्थात बेच देते हैं, तब वो पूर्ति कहलाता है। और पूर्ति का जो जन्म है वो स्टॉक से होता है, क्योंकि जब तक स्टॉक नहीं करेंगे तब तक पूर्ति का कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अब हम लोग स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक क्या है? एक निश्चित समय बिंदु पर किसी फर्म के पास किसी वस्तु की जितनी कुल मात्रा उपलब्ध होती है, ठीक है, कोई भी फर्म, ठीक है, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय बिंदु पर किसी फर्म के पास जितनी भी कुल मात्रा उपलब्ध होती है बेचने के लिए, ठीक है, सप्लाई करने के लिए, वो हमारा स्टॉक होता है। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं पूर्ति का, स्टॉक का, तब फिर हमारे दिमाग में तुरंत आता है पूर्ति तालिका। याद कीजिए, ठीक उसी प्रकार से हमने मांग में भी इसी तरह से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले मांग के बाद हमने आपको बताया है मांग तालिका, ठीक है, मांग फलन। ये तो ठीक उसी प्रकार से स्टेज, यदि आप मांग के कॉन्सेप्ट को, थ्योरी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को, मांग के सिद्धांत को, कॉन्सेप्ट को, धारणा को स्पष्ट कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो वहाँ से आपको पूर्ति के सिद्धांत को जानने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं पूर्ति तालिका की। तो पूर्ति तालिका क्या है? तो पूर्ति की मात्रा और कीमत का तालिका के रूप में प्रस्तुतिकरण पूर्ति तालिका कहलाती है। मांग तालिका क्या था? अंतर सिर्फ मांग और पूर्ति का है ना। जिस प्रकार से डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस होता है, ठीक उसी प्रकार से सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस होता है। मांग कीमत पर निर्भर करता है, पूर्ति भी कीमत पर निर्भर करता है, बट अंतर क्या है? अंतर ये है कि प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। परंतु जब हम बात करते हैं सप्लाई और प्राइस के बीच, तो यहाँ पे डायरेक्ट संबंध हो जाता है। तो पूर्ति तालिका में क्या करते हैं? पूर्ति की मात्रा और कीमत का जब तालिका के रूप में, टेबल के रूप में हम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो दैट प्रेजेंटेशन, वो जो प्रस्तुतिकरण है, वही हमारा पूर्ति तालिका कहलाती है। और पूर्ति तालिका दो प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पूर्ति की तालिका को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से नंबर 1 व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका, नंबर 2 बाजार पूर्ति की तालिका। ये व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका, याद कीजिए कि मांग तालिका को भी दो भागों में बांटा गया था, व्यक्तिगत मांग की तालिका और बाजार मांग की तालिका। ठीक उसी प्रकार से पूर्ति तालिका भी दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें से एक व्यक्तिगत पूर्ति तालिका है, दूसरा बाजार पूर्ति तालिका है। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका बाजार में एक उत्पादक या फर्म का पूर्ति की मात्रा और कीमत का तालिका के रूप में, टेबल के रूप में जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल बाजार में सिर्फ एक उत्पादक और एक फर्म की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका कहलाता है। लेकिन जब हम बाजार पूर्ति तालिका की बात करते हैं, तो बाजार में किसी खास या एक वस्तु के दिए गए विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग प्राइसेस पर, एक ही वस्तु की बात कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट प्राइस,
तो अलग अलग कीमतों पर सभी फर्मों, जितने भी उस बाजार में उपलब्ध हैं फर्म या उत्पादक के द्वारा जो बेची गई कुल मात्रा होती है वो बाजार पूर्ति तालिका कहलाती है। तो ये एक, जिस प्रकार से हम लोगों ने मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका में हम लोगों ने अंतर देखा था कि जहाँ पे व्यक्तिगत मांग तालिका सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा किए गए मांग, खरीदे गए वस्तुओं और सेवाओं की बात करता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे व्यक्तिगत पूर्ति तालिका बताता है। अंतर ये है कि यहाँ पे ये बेचने का काम करेगा, है ना, बेचता है, तो उसका हम टेबल के रूप में प्रेजेंटेशन करते हैं। और बाजार में क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग व्यक्तिगत को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं बाजार हो जाता है ना। ये तालिका है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कीमत, इंडिविजुअल कीमत दिया हुआ है, पूर्ति की मात्रा दिया हुआ है। जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है पूर्ति की मात्रा भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है इसको हम लोग आगे देखेंगे। और यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग बाजार पूर्ति की तालिका। देखिए प्राइसेस दिया हुआ है 5, 10, 15, फर्म ए, फर्म बी। हमने 2 एग्जाम्पल लिया है, 2 इंडिविजुअल्स हैं बाजार में और उन दोनों के बीच जो सप्लाई किया जा रहा है, एक ही प्राइस पर 2 अलग अलग व्यक्तियों के बीच जो पूर्ति किया जा रहा है, उसके योगफल को ही बाजार पूर्ति तालिका कहते हैं। तो ये हमारा पूर्ति तालिका को स्पष्ट करता है, जहां पे व्यक्तिगत पूर्ति तालिका सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा दिए गए मूल्य पर बेची गई मात्रा को बतलाता है। वहीं बाजार पूर्ति तालिका जो है एक दिए गए कीमत पर विभिन्न व्यक्तिगत पूर्ति को जोड़कर बाजार पूर्ति तालिका ज्ञात किया जाता है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं पूर्ति वक्र के प्रकार। ठीक है, तो पूर्ति वक्र के प्रकार में ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्ति का किस प्रकार का वक्र होता है। तो पूर्ति वक्र प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं पूर्ति वक्र है क्या, पूर्ति रेखा है क्या, सप्लाई कर्व है क्या। तो सप्लाई कर्व जिस प्रकार से मांग वक्र मांग तालिका का रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण था, ठीक उसी प्रकार से पूर्ति वक्र या पूर्ति रेखा पूर्ति तालिका का रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण कहलाता है। जब भी किसी पूर्ति तालिका को रेखा चित्र के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं तो वह हमारा पूर्ति वक्र या पूर्ति की रेखा कहलाता है। यह अर्थात पूर्ति की रेखा या पूर्ति वक्र वस्तु की मात्रा और कीमत के बीच धनात्मक संबंध को स्पष्ट करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। मांग की रेखा और पूर्ति की रेखा में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो यही है, जहां मांग वक्र में मांग की मात्रा और कीमत के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, वहीं पूर्ति वक्र के अंतर्गत वस्तु की मात्रा और कीमत के बीच सीधा संबंध अर्थात धनात्मक संबंध पाया जाता है। तब हम पूर्ति वक्र का जिक्र करते हैं। उसके 2 प्रकार होते हैं, जिसमें से नंबर 1 व्यक्तिगत पूर्ति वक्र जो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका से बनाया जाता है, और दूसरा बाजार पूर्ति वक्र जो बाजार पूर्ति तालिका का रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण को स्पष्ट करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने OX अक्ष पर सप्लाई को, OY अक्ष पर प्राइस को लिया है, और आप देख पा रहे हैं पिछले टेबल में भी हमने एक्सप्लेन किया है कि और अभी आप पूर्ति की रेखा के अंतर्गत भी देखें कि पूर्ति की मात्रा
और कीमत के बीच सीधा संबंध होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगा, पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी, वस्तु की कीमत घटेगा, पूर्ति की मात्रा भी घटेगा। तो दिस इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। आप देख पा रहे हैं तीर के निशान से बनाया गया है, ए बी सी 3 बिंदु हैं, डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट सप्लाई हो रहा है। जब हम बाजार पूर्ति की तालिका की, बाजार पूर्ति वक्र की बात करते हैं तो ठीक यहाँ भी वही चीज़ आप देख रहे हैं। ओ एक्स अक्ष पर हमने सप्लाई को, ओ वाई अक्ष पर हमने प्राइस को लिया है, और जैसे जैसे यहाँ भी कीमत बढ़ रहा है, पूर्ति की मात्रा भी बढ़ते चला जा रहा है। एक प्रैक्टिकल है, बाजार में भी आप देखते हैं, अपने आप खुद भी आप एनालाइज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने वस्तुओं को तभी बेचना चाहता है जब उसे अधिक कीमत मिलेगा। अर्थात हम लोग वही पहुंच गए कि जब अधिक कीमत मिलेगा तब हम वस्तु को बेचेंगे, और वस्तु को बेचना का मतलब पूर्ति। तो आप जो सोच रहे हैं, अगला उत्पादक भी वही सोच रहा है, अगला फर्म भी वही सोच रहा है, जिसके कारण सभी इंतजार करते रहते हैं कि कब प्राइस राइज करेगा, और जब प्राइस राइज करेगा तो हम अपने वस्तुओं को बेचेंगे, और अचानक पूर्ति बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इसका सीधा इंपैक्ट यही हम लोग देखते हैं कि कीमत के बढ़ने से पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच सीधा संबंध, धनात्मक संबंध पाया जाता है। परिणाम स्वरूप पूर्ति की रेखा नीचे से ऊपर दाहिनी ओर उठी होती है, स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आप नीचे नोट में देख रहे हैं, चूंकि बाजार पूर्ति एक व्यक्तिगत पूर्ति का योग होता है। मार्केट सप्लाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल सप्लाई, है ना। यही कारण है, इसलिए बाजार पूर्ति वक्र अधिक चपटा, जबकि व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कम चपटा होता है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आप देख पाएंगे कि नेक्स्ट पूर्ति फलन, जो एक बहुत महत्वपूर्ण, वहां भी हम लोगों ने मांग के सिद्धांत में पढ़ा था, मांग फलन। ये मांग फलन और पूर्ति फलन। मांग फलन क्या था? डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, अर्थात डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस। ठीक उसी प्रकार से पूर्ति फलन की बात करते हैं, ठीक एकदम जस्ट उसी तरह से। सप्लाई फंक्शन, यह पूर्ति की मात्रा और कीमत के बीच क्रियात्मक संबंध को बताता है। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड प्राइस, दैट इज सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। इसका मतलब क्या होता है? सप्लाई डिपेंड्स ऑन प्राइस, पूर्ति कीमत पर निर्भर करता है ना। जहां पे आप देख रहे हैं वेयर एस्ट बता रहा है सप्लाई ऑफ कमोडिटी को, वस्तु की पूर्ति को, एफ जो है फंक्शनल रिलेशनशिप को, क्रियात्मक संबंध को, पी जो है प्राइस ऑफ कमोडिटी को, वस्तु की कीमत को। जब हम लोग पूर्ति फलन कंप्लीट कर लेते हैं तब हम लोग पूर्ति का नियम पर आते हैं। याद कीजिए, मांग फलन को करने के बाद मांग का नियम पर हम लोग आए थे, जहां पे प्रोफेसर मार्शल ने एक एजम्पशन लिया था, सेटिरस पैरिबस। ठीक वो एजम्पशन यहां भी एप्लीकेबल होगा। सेटिरस पैरिबस का मतलब हमने बताया था, सेटिरस पैरिबस मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यदि अन्य बातें सामान्य रहे
तो यदि अन्य बातें सामान्य रहे तो कीमत में वृद्धि से पूर्ति की मात्रा में वृद्धि तथा कीमत में कमी से पूर्ति की मात्रा में कमी होती है। दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई, यही है पूर्ति का नियम। इस डेफिनेशन से क्या स्पष्ट होता है, तो आप नीचे देख पा रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध है। अर्थात कीमत बढ़ेगा, पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी, कीमत घटेगा, पूर्ति की मात्रा भी घटेगी। कीमत ऊपर है, पूर्ति की मात्रा ऊपर है, कीमत नीचे हुआ, पूर्ति की मात्रा भी नीचे हुआ, सीधा पैरेलली एकदम। एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा। तो जब इस प्रकार का कोई संबंध होता है तो इसे ही हम लोग डायरेक्ट संबंध कहते हैं, प्रत्यक्ष संबंध कहते हैं, सीधा संबंध कहते हैं। और जब इस प्रकार का सीधा संबंध होता है तो उसका रेखा नीचे से ऊपर दाहिनी ओर ऊपर की ओर उठता है। ना अब हम लोग बात करते हैं पूर्ति वक्र की ढाल का, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या है? यह कीमत में परिवर्तन और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन का अनुपात होता है। हमने आपको डिमांड का स्लोप भी बताया, जहां पे आपको हमने बताया था कि मांग वक्र का ढलान जो है वो कीमत में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन का अनुपात होता है। और आगे पूर्ति वक्र का ढाल सामान्यतः ऊपर उठा होता है, धनात्मक होता है, लेकिन मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, जो वस्तु का कीमत और मात्रा के बीच धनात्मक संबंध को बताता है। पूर्ति वक्र की ढाल जो है वो वस्तु की कीमत और मात्रा के बीच धनात्मक संबंध को बतलाता है। Therefore, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, मांग वक्र का ढाल बराबर चेंज इन पी, कीमत में परिवर्तन बटा पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन क्यू, उसको हमने ग्राफ से भी समझाने का प्रयास किया है। जो आप देख पा रहे हैं एसएस सप्लाई कर्व है, ए बी सी, देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल में बी सी जो है प्राइस में परिवर्तन को बता रहा है, चेंज इन पी, और ए सी जो है सप्लाई में परिवर्तन को बता रहा है। स्लोप को निकालने के लिए टेन थीटा का प्रयोग करते हैं और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटा आधार। तो इस ग्राफ में लंब क्या है? BC, और BC क्या बता रहा है? चेंज इन P को, कीमत में परिवर्तन को, कीमत में परिवर्तन बटा चेंज इन S, चेंज इन S को ही हम लोग चेंज इन Q से भी दर्शाते हैं। तो ये हमारा स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व को बता रहा है, पूर्ति वक्र की ढाल को स्पष्ट कर रहा है। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो पूर्ति को निर्धारित करते हैं। तो पूर्ति के निर्धारित करने वाले तत्वों को पूर्ति फलन की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। याद कीजिए कि डिमांड फंक्शन, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, बट थोड़ा सा और लेंदी अगर हम लोग बात करते हैं डिमांड फंक्शन को लेकर, तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ PX, PR, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, टाइम, पॉपुलेशन। दिस आर द फैक्टर्स विच डिटरमिन द डिमांड, जो मांग को निर्धारित करते हैं, मांग को प्रभावित करते हैं।
ठीक उसी प्रकार से पूर्ति के निर्धारित करने वाले तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की अगर बात करते हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द सप्लाई, तो यहाँ पे उसको भी हम लोग सप्लाई फंक्शन से स्पष्ट कर सकते हैं। पूर्ति फलन एक वस्तु की पूर्ति और उसके निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच क्रियात्मक संबंध को स्पष्ट करता है, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं SX मीन्स व्हाट, सप्लाई ऑफ X कमोडिटी, X वस्तु की पूर्ति बराबर क्या होगा, बराबर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ PX प्राइस ऑफ X, PR प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, NF नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री, G गोल ऑफ द फर्म का जो लक्ष्य है वो भी उसको डिटरमिन करता है, T स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी तकनीक का स्वभाव, क्योंकि सप्लाई की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोडक्शन करना पड़ेगा और प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस कितना है आप समझ सकते हैं। EX बिजनेस एक्सपेक्टेशन, व्यवसाय की आशाएं, कैसा हमारा व्यवसाय चलेगा इस पर भी डिपेंड करेगा कि सप्लाई कितना होगा। GP गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीति, सरकारी नीतियां भी डिटरमिन करती हैं सप्लाई को। तो इस प्रकार से पूर्ति के निर्धारित करने वाले तत्वों में से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से आप इक्वेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप को जो बता रहा है, उन सारे पॉइंट्स को नीचे हमने बताने का प्रयास किया है, सबको एक्सप्लेन किया गया है। SX F जो है फंक्शनल रिलेशनशिप को, क्रियात्मक संबंध को स्पष्ट कर रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूर्ति को सिर्फ और सिर्फ कीमत ही नहीं, बल्कि जिस वस्तु की पूर्ति की जा रही है उसकी कीमत, उससे कोई दूसरा वस्तु संबंधित है तो उसकी कीमत, उद्योगों में फर्म की संख्या कितनी है वो भी डिटरमिन करेगा, वो भी निर्धारित करेगा पूर्ति को। फर्म का लक्ष्य क्या है, उत्पादन के साधनों की कीमत क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर्स, ये सारे फैक्टर्स हैं उत्पादन के, इनका कीमत क्या है, इनका कीमत पर भी निर्भर करता है कि हमारा पूर्ति कितना होगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाता है। टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन या गवर्नमेंट पॉलिसी भी इसको निर्धारित करने वाले तत्वों में आते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो पूर्ति के निर्धारित करने वाले तत्वों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब हम लोग पूर्ति के नियम को हमने देखा। पूर्ति का नियम क्या कहता है, यदि अन्य बातें सामान्य हों तो कीमत के बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि और कीमत के घटने पर पूर्ति की मात्रा में कमी होता है। इस नियम के लिए कुछ एजम्पशंस ले लिया गया है। उन एजम्पशंस में से, उन मान्यताओं में से, नंबर 1, उत्पादन के साधनों की कीमत में परिवर्तन न हो। पूर्ति का नियम तभी लागू होगा, उसमें कहा गया है ना, यदि अन्य बातें सामान्य हो तो अन्य बातों में से ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको सामान्य होना होगा। और सामान्य का मतलब क्या होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, उत्पादन के साधनों की कीमत में परिवर्तन न हो। यदि परिवर्तन होता है तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है उत्पादन के तकनीक में परिवर्तन, टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं करें। एक बार जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है वही टेक्नोलॉजी चलेगा। यदि उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन हो रहा हो तो उस समय भी ये लागू नहीं होगा। फिर फर्म के लक्ष्य में परिवर्तन ना हो, जो उसका एम्स है फर्म का, एक प्रोड्यूसर का,
उसका लक्ष्य भी चेंज नहीं होना चाहिए। एक बार उसको टारगेट रख लेना होगा, एम्स रख लेना होगा और उसी एम के आधार पर कार्य करना पड़ेगा। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन ना हो। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिनका सप्लाई करना है, तो उसका संबंध किसी दूसरे वस्तुओं से भी होता है जो उसको प्रभावित करते हैं। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि संबंधित वस्तुओं की कीमत में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो पूर्ति का नियम फेल हो जाएगा, पूर्ति का नियम लागू ही नहीं होगा। इसीलिए आवश्यक है कि पूर्ति का नियम तभी लागू होगा जब ये सारे एजम्पशंस फुलफिल होंगे, पूर्ण होंगे। नेक्स्ट है, भविष्य में वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन ना हो। यदि भविष्य में किसी वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होते हैं, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होने की संभावना होती है, तो उसका प्रभाव भी पूर्ति पर पड़ता है। इसलिए मान लिया गया है कि भविष्य में वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन ना होने चाहिए, तभी पूर्ति का नियम लागू होगा। एंड द लास्ट पॉइंट, वस्तुओं के कीमत और उत्पादन की मात्रा से संबंधित सरकारी नीतियों में परिवर्तन ना हो। कुल मिला के अगर आप यहाँ पे आवें, ये जो आप देख रहे थे फैक्टर्स, निर्धारित करने वाले तत्व, तो इन निर्धारित करने वाले तत्वों में सिर्फ और सिर्फ Px में परिवर्तन होना चाहिए। Px के अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सारे यदि स्थिर रहते हैं तभी मांग पूर्ति का नियम लागू होगा। तो ये सारे एजम्पशंस यहाँ पे ले लिए गए हैं। अब हम लोग कुछ अपवाद की भी बात करते हैं। हमने लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत भी अपवाद की बात किया था, एक्सेप्शन की बात किया था। ठीक उसी प्रकार से पूर्ति के नियम के भी 3 प्रमुख अपवाद हैं, जिसमें से नंबर 1, अपवाद का मतलब ये होता है कि जो पूर्ति का नियम कहता है उस रूप में काम नहीं करेगा, इस स्थिति में काम नहीं करेगा। अर्थात पूर्ति का नियम कहता है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, कीमत घटने पर पूर्ति की मात्रा घटेगी, अर्थात डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन पूर्ति के नियम के अपवाद, जहाँ पे कृषि उत्पाद के क्षेत्र में सामाजिक दूरी की वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं, ये 3 स्थितियां हैं जो पूर्ति के नियम के अपवाद के रूप में जाना जाता है। अर्थात इस स्थिति में पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। पूर्ति जस्ट उल्टा काम करेगा, पूर्ति का नियम उल्टा काम करेगा। पूर्ति का नियम कहता है हायर द प्राइसेस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइसेस लोअर द सप्लाई। बट एक्सेप्शन में अगर हम लोग आते हैं तो ये चेंज हो जाता है। मे बी ऐसा हो सकता है हायर द प्राइसेस लोअर द सप्लाई, लोअर द प्राइसेस हायर द सप्लाई। दिस इज द एक्सेप्शन, ये अपवाद है। तो इस तरीके से हम लोग पूर्ति के नियम के अंतर्गत इन सारे चीज़ों को देखते हैं और ये कंप्लीट होता है।